हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं यहाँ पर कि एनसीईआरटी में माइनर और कोफैक्टर बहुत अच्छे से डिटेल में इसको समझाया है। तो आप एनसीईआरटी में जो ये लिखा हुआ कंटेंट है इसको जरूर पढ़ेंगे। हालांकि मैं भी इसे पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपको इस समझ में नहीं आता है या ढंग से कनेक्ट नहीं होता है तो आप खुद से लिटरली उसे पढ़ेंगे जरूर। इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। लिखा है इन दिस सेक्शन वी विल लर्न टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन कॉम्पैक्ट फ्रॉम यूजिंग द माइनर एंड कोफैक्टर्स। तो इस सेक्शन में हम जो है डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करेंगे माइनर और कोफैक्टर की तरीके से। यहां पर डेफिनेशन फर्स्ट में आपको ये डेफिनेशन पढ़नी है। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में, यहां पर ए आई जे। देखो, अगर मैं बात मैट्रिक्स की करता हूं, देखो मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स मैंने बताया था किस तरीके से लिखी जाती है। ऐसे लिखी जाती है कि ए फिर आई लिखा जाता है फिर जे लिखा जाता है। ये जो ए आई जे है ये रिप्रेजेंट करता है ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मैट्रिक्स लिखता हूं कुछ इस तरीके से A11 A12 A21 और A22, ये सपोज कर लेते हैं मैंने 2x2 की मैट्रिक्स लिख ली है। अब इसके अंदर आई और जे की लोकेशन क्या है ये मैट्रिक्स में भी पढ़ाया गया था आपको। ये आपके सामने आई है और ये सेकंड वाला टर्म जो आपको दे रखा है वो जे है, ये जे दे रखा है। इसी तरीके से ये आपके सामने आई है और ये आपके सामने जे है। तो इसका मतलब ये हुआ आई और जे, जब ए आई जे बोलता है, ये जब ये दिखाता है इस तरीके से कि ए आई जे है, तो आपको ध्यान से समझना होगा ये ईच एंड एवरी एलिमेंट्स की बात कर रहा है इन द मैट्रिक्स। और ऑफ कोर्स अगर नाम डिटर्मिनेंट का आ जाता है तो डिटर्मिनेंट का मीन्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना है आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी तभी डिटर्मिनेंट होगा। तो यहां पर डेफिनेशन फर्स्ट आपको पढ़नी है और उसके बाद मैं आपको इसका कंक्लूजन बता देता हूं कि क्या है कंडीशन और किस तरीके से हम इसे माइनर से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए मैं यहां पर आपको बताता हूं एक एग्जांपल लेकर। जैसे कि ये फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया है, इसे हम डेल्टा से दिखा रहे हैं और दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो माइनर क्या होता है, माइनर माइनर कैसे निकलता है तो मैं आपको बताता हूं। यहां पर पहली बात तो माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और उसके साथ हम यहां पर जैसे कि माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, एम आई और जे, कैपिटल एम फिर आई फिर जे। तो हर एक एलिमेंट्स को हम इसी तरीके से दिखाएंगे। जैसे कि अगर मैंने बोला M11, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे को माइनर निकालना है, वो भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से माइनर कैसे निकलेगा, ये पहला वाला नंबर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वाला नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर कैसे निकलता है ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपके सामने फर्स्ट रो ये है, देखिए मैंने यहां पर ये इसे कवर कर लिया। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम ये है आपके सामने, ये भी मैंने कवर कर लिया। इन दोनों को डिलीट कर देना है, ध्यान रखना, रिमूव कर देना है, डिलीट, इसे हटा दो, इसे रखो ही मत। तो आपको चार नंबर्स दिखते हैं, ये देखो चार नंबर्स दिख रहे हैं, चार नंबर्स ये चारों के चारों नंबर्स को यहां लिखना है 5 6 8 9। तो बात समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये कहता हूं कि भाई आप बताइए कि माइनर ऑफ A11 क्या होगा, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू होगा दिस 5 6 8 9। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैट्रिक्स 3x3 थी, यानी कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स डेल्टा, फिलहाल ये डेल्टा दे रखा है, डेल्टा ऑफ ऑर्डर 3, अगर ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तो इसका माइनर जो होगा, माइनर ऑफ डेल्टा, डेल्टा का माइनर है ना, माइनर ऑफ डेल्टा, डेल्टा का माइनर क्या होगा आपका, इसके होंगे ऑफ ऑर्डर, और ऑर्डर क्या होंगे इसके ऑर्डर होंगे 3 माइनस का 1 यानी कि 2। इसका ये मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट अगर 3x3 का है तो उसके माइनर के जो ऑर्डर्स होंगे वो 2x2 के होंगे, और अगर 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है या डिटर्मिनेंट दे रखा है तो उसके जो माइनर्स निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1/1। ये बिल्कुल क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट यहां पर समझाया गया और इसको आगे बताया भी गया n(n-1) करके, अभी मैं पढ़ा दूंगा। ये रहा आगे क्या, यहीं पर ही समझाया गया। कहता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स
एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n, इसको देखेंगे सिर्फ। अगर आपका डिटरमिनेंट के ऑर्डर्स कितने दे रखे हैं, n दे रखे हैं, तो उसके माइनर होंगे इज अ डिटरमिनेंट ऑफ द ऑर्डर n-1। देखो इसका मतलब क्या है, कहता है माइनर निकालना है किसी डिटरमिनेंट का। जैसे इस डिटरमिनेंट के ऑर्डर कितने दे रखे हैं, इस डिटरमिनेंट के ऑर्डर दे रखे हैं 3, ये देखो ये लिखे हुए, तो इसके माइनर के ऑर्डर कितने हो जाएंगे, वो 2 हो जाएंगे। तो 3 माइनस का 1 यानी कि n माइनस का 1, ये इन्होंने समझाया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या समझाया, इसमें समझाया अलग अलग तरीके से हम माइनर निकाल सकते हैं। तो मैंने m11 करके माइनर निकाल दिया। अगर मैं m11 ना करके मैं ये बात लिखूं, जैसे कि क्वेश्चन में इसी में लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं पहले। जैसे कि 9th एग्जांपल में क्या लिखा है, कहता है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। अब देखो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या कंफ्यूजिंग है कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर 6 एक ही बार है तो माइनर निकालना पॉसिबल है। अगर 6 2 बार होता, सपोज यहां पर भी 6 होता, तो फिर ये नहीं कह सकता था कि माइनर ऑफ एलिमेंट 6 निकालिए। इसका मतलब अगर ऐसा कहता तो फिर यहां माइनर्स बोलता कि 2 माइनर हो जाते, एक इसका भी माइनर निकलता और इसका भी माइनर निकलता। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, एक डिटरमिनेंट में एक ही 6 है, तो ऐसा बोला जा सकता है कि 6 के माइनर निकालो, जो एलिमेंट 6 है उसका माइनर। तो एलिमेंट 6 ये है, तो इसका माइनर क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये रो कैंसिल हो गया और ये कॉलम कैंसिल हो गया, यानी कि 6 जिससे बना है, 6 किससे बना है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम से बना है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम से जो बना है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, 2 मिनट। तो ये हो गया आपके पास माइनर की वैल्यूज। अब माइनर की वैल्यूज क्या होंगी, देखो आप देखोगे गौर से तो आपको 4 नंबर दिखेंगे। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, इन्होंने भी लिख रखा है 1 2 और 7 8। इन्होंने समझाया है जो सिंस है वो लाई करता है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में, तो इसका मतलब माइनर ऑफ A23 पूछ रहा है इसमें, A23 का माइनर। तो A23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, 1 2 7 8 बचा, वो यहां लिख दिया। फिर उसके बाद सॉल्व करने का वही पुराना तरीका जो आपको फॉलो करना है, ये मल्टीप्लाई करानी है 1 की 8 में, फिर माइनस करना है, फिर 7 की 2 में, फिर आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड माइनर। यहां पर इन्हें लिखा है डिलीट करना है R2 को और C3 को, तो आपको बता दिया गया है डिलीट करने का प्रोसेस। माइनर समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूं कोफैक्टर। क्या बताने वाला हूं, कोफैक्टर। देखो डेफिनेशन सेकंड में लिखा हुआ है कोफैक्टर, ध्यान से समझते जाना, चीजें बहुत अच्छा आसान हो जाएगी और अच्छी लगेगी आपको, ठीक है ना। और इस पर आगे के क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो ध्यान से समझते जाना। डेफिनेशन सेकंड में पूछता है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, तो कोफैक्टर कुछ भी नया टर्म्स नहीं होता। जो माइनर होता है ना, माइनर, उसमें कुछ स्पेसिफिक साइन में चेंज होने के बाद कोफैक्टर्स बन जाता है। यानी कि जो आपके पास कोफैक्टर निकालने के लिए पूछेगा तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे AIJ से। जैसे मैंने A11 का कोफैक्टर निकालना चाहा, या फिर AIJ का ही निकाल लेते हैं। AIJ का कोफैक्टर इज इक्वल टू होता है -1 की पावर I प्लस J, -1 की पावर I प्लस J इंटू माइनर ऑफ AIJ, जो भी है AIJ। यानी कि आपने माइनर कैसे निकाला, आपको मैंने बताया माइनर कैसे निकाला। आप रो और कॉलम को डिलीट करके माइनर्स निकालते हो, जिसका भी माइनर निकालना हो। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 20 देखिए, आपको ये दे रखा है, अभी इसी एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं। ये आपको आप ए लिख लीजिए, इसे सपोज कर लीजिए ए। तो यहां हो गया 1 माइनस का 2 4 और 3। आपको क्या करना है, आपको माइनर निकालना है 2 3 का। 2 3 है इसमें, देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, तो यहां पर माइनर पॉसिबल ही नहीं है, तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब यह हुआ कि माइनर उसी एलिमेंट्स का निकाला जा सकता है जो एलिमेंट्स पॉसिबल है। यानी यहां पर 2/2 के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, M11 निकाला जा सकता है, ये रहा M11, M12 निकाला जा सकता है, M21 निकाला जा सकता है, M22 निकाला जा सकता है, ठीक है ना, M22। इसी तरीके से 3/3 के अंदर 9 तक निकाल सकते हैं एलिमेंट्स। यहाँ 4 तक एलिमेंट्स निकलेंगे, वहां 9 तक, 1 1 1 2 1 3 ऐसे 9 तक। तो फिलहाल मैं बात करता हूं A12 की। तो 1 2 का मतलब क्या हुआ, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट, देख सकते हो फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम देखो यहाँ पर R1 और C2 दोनों को डिलीट कर दो। क्या बची संख्या, एक संख्या बची 4, उसे लिख देंगे। ये हो गया आपके पास माइनर 1 2, माइनर 1 2 हो गया, है ना। अगर मैं कहता हूं 2 1 निकालना है तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट। तो देखो सेकंड रो क्या दिख रही है आपको, ये सेकंड रो दिख रही है। फर्स्ट कॉलम क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट कॉलम ये दिख रहा है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो ये आ गया आपके सामने क्या, ये आ गया माइनर, जिसकी वैल्यू क्या है आपको मैं साफ साफ करके दिखाया था। इसकी वैल्यू है -2। क्या दिख रही है आपको वैल्यू, इसकी वैल्यू दिख रही है -2। यहां पर लिख देते हैं
3। ओके, तो इसकी वैल्यू देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं A21, तो A21 मतलब कि सेकंड रो, देखो ये सेकंड रो होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम होता है। दोनों को डिलीट कर देंगे तो ये संख्या बची, क्या बची, -2। दिस इज कॉल्ड माइनर। अब मुझे कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर को निकालते हैं, कैसे करके निकालते हैं, A11 A12 A21 A22, इस तरीके से आप कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो माइनर से कोफैक्टर कैसे निकलता है, जैसे कि 1 2 निकालना है मुझे, तो 1 2 निकालना तो कैसे निकालूंगा, पहले लिखूंगा -1 की पावर और उसके बाद ये लिखूंगा 1 + 2। याद रखना I + j यहां पर 1 + 2 है, और इनटू में 4 लिख दूंगा। तो कितना आ जाएगा जरा बताइए, -1 की पावर अगर 3 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो और मल्टीप्लाई 4 भी है, तो ये तो आंसर -1 ही आएगा ना। -1 × 4 आंसर -4 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी जब मैं करूंगा तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू में ये वाला माइनर -2। यहां पर करने की कोशिश करूंगा तो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू में जो भी यहाँ माइनर आएगा, माइनर आ रहा था यहाँ पर 3, तो ये 3 लिख देंगे। इसी तरीके से यहां पर लिख देंगे, माइनर कितना था 2 2 में, यहाँ पर 1 आ रहा था, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू में 1। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता लगा कि कोफैक्टर बनाना बहुत कठिन काम नहीं है। आपको -1 की पावर एक बार 1 + 1 लिखनी होगी, तो 1 + 1 होती है 2, और अगर 2 आ गया तो आंसर क्या आएगा इसका, -1 × -1 कितना होता है, +1 हो जाएगा, है ना। और अगर यही 3 आ जाती पावर, जैसे कि -1 की पावर 1 + 2 है, तो -1 की पावर 3 आ गई, तो आंसर आ जाएगा -1। तो +1 और -1 ही याद रखना होता है अधिकतर तो स्टूडेंट्स को, +1 -1। प्लस कब आता है, जब पावर में इवन है, और माइनस कब आता है, जब पावर में ओड है। देख सकते हो बहुत ध्यान से, अगर पावर में ओड है तो आपका आएगा माइनस, और अगर पावर में इवन है तो आएगा प्लस। ये बात समझ में आती है। अच्छा, उसके लिए इन्होंने क्या दिखा रखा है, इसे करके इन्होंने समझाया है पहले कोफैक्टर को, ये आप कोफैक्टर समझ लीजिए, फिर उसके बाद इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, आपको 2/2 का भी एग्जाम्पल बता दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे आपको क्या देखा है, माइनर बताया है और कोफैक्टर बताया, कुछ भी नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद 21 एग्जांपल दे रखा है, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। अब देखो यहाँ पर एक पार्टिकुलर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर पूछ रहा है, तो पहले A11 की बात कर लेते हैं। A11 का माइनर क्या होगा, A11 का माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ A11, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं M11। ये भी बात एक ही है, इसका मतलब पूरी स्टेटमेंट में लिखा कि A11 एक एलिमेंट था, उसका माइनर, और इसका मतलब डायरेक्ट बता दिया कि माइनर ऑफ A11। तो A11 का माइनर मतलब ये हो गया कि 1 और 1 कैंसिल। A11 का माइनर का मतलब हो गया ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट, कैंसिल। तो ये चारों संख्या बची, ये चारों एलिमेंट्स बचे, आप इसे लिखेंगे A22 A23 A32 A33। और जब इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आंसर निकालेंगे तो वो माइनर कहलाएगा। फिर कहता है कोफैक्टर निकालो, तो मेरे को बहुत आसानी से समझ में आता है, मैं लिख सकता हूं कोफैक्टर ऑफ A11, या फिर मैं लिख सकता हूं A11। ये कैपिटल A कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हालांकि इसकी जगह आप C भी लिख सकते हो। ज्यादातर जगह स्टूडेंट्स जो है C भी लिखते हैं, और C नहीं भी लिखोगे तो आप कोई बात नहीं, A11 लिख लो। एनसीईआरटी में A बोला है उसने, क्योंकि आगे जाके इसे एडजॉइंट से जोड़ने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल इस एक्सरसाइज में एडजॉइंट नहीं है। तो यहां पर क्या करना है, A11 आपका हो गया, तो A11 में क्या करना है, नया काम, जो माइनर का आंसर आया था वो तो लिखना ही है, साथ साथ एक काम और करना है कि -1 की पावर 1 + 1 कर देनी है, इनटू में माइनर की वैल्यू लिख देनी है। तो जो भी आंसर आएगा, देखो 1 + 1 तो 2 होता है, 2 एक इवन नंबर है। अगर किसी भी संख्या की पावर, अगर माइनस की पावर इवन नंबर है तो साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव का 1 इंटू में जो भी माइनर आएगा, तो फाइनली ये हमारा आंसर यहां आ जाए। इस तरीके से इसने सॉल्व करने की कोशिश की है, आप खुद से देख सकते हो और आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये सॉल्यूशन आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। अब जो मैं समझाने वाला हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने पीछे डिटरमिनेंट निकाला था, वहां एक्सपेंड किया था बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट, और इसी एग्जांपल 21 को यहां पर एक्सपेंड कर रहा है। तो ये कैसे एक्सपेंड कर रहा है, ये क्या कंडीशन लिखी है, इसको मैं बताता हूं। देखिए, अब आपको कोफैक्टर का पता लगा, आपको पता लगा किसका, एलिमेंट्स का। अब मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत तसल्ली से समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। जैसे कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये वाले एग्जांपल की, इसमें बात करता हूं एलिमेंट की। तो मैंने एलिमेंट लिखा A11, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट, एक संख्या है, एक एलिमेंट है। मैंने लिखा माइनर ऑफ
A11 यानी कि इस एलिमेंट का माइनर, तो इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इसी को डिलीट कर देंगे, वो तो आएगा ही नहीं, बाकी की चारों संख्या लिख लेंगे, वो इसका माइनर बन जाएगा, यानी कि A22, A23, A32 और A33। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ A11 यानी कि इसी एलिमेंट का कोफैक्टर। तो मेरे को क्या करना है, कोफैक्टर कैसे निकालना है वो ध्यान से समझना। मैं यहां पर लिखूंगा -1 की पावर 1 + 1, इतना एक्स्ट्रा काम कर दूंगा और बाकी का वही सेम काम लिखूंगा, A22, A23 और A32, A33। अब जो बात मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। ये जो कोफैक्टर ऑफ A11 है इसको मैं डिलीट कर रहा हूं और इसकी जगह इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं, और वो लिख रहा हूं A11। इसका मतलब कोफैक्टर ऑफ, इसका मतलब है कोफैक्टर ऑफ A11, यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और कोफैक्टर क्या होता है, ये पूरी संख्या कोफैक्टर कहलाती है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है भाई, ये एक एलिमेंट कहलाता है, एलिमेंट सिंपली एक एलिमेंट कहलाता है ना, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से कर दूं तो मेरा डिटरमिनेंट जो मैंने फाइंड करना सीखा था फर्स्ट एक्सरसाइज में, यानी इवेल्युएट करना सीखा था, वो आ जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम का एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, क्या कह रहा हूं, दोबारा से रिपीट करके दिखाता हूं। देखो, आपको समझा दिया एलिमेंट क्या होता है, आपको समझा दिया माइनर क्या होता है, आपको समझा दिया कोफैक्टर और माइनर में फर्क क्या, थोड़ा सा फर्क है, फिर माइनर का कोफैक्टर बन जाता है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से समझना। मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है, डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको फाइंड करना है। और वी कैन से इवेल्युएट, इवेल्युएट मुझे इसे इवेल्युएट करना है। 4.1 एक्सरसाइज में आपने इवेल्युएट किया, तो बेटा आंसर क्या होता है इसका, किसी भी एक रो या कॉलम को लेके चलते हैं, किसी भी एक रो या कॉलम को। चलो पहले रो को देख लेते हैं, R1, मैं लिखूंगा इवेल्युएट R1। चलो R1 को देखते हैं। तो देखो इसमें पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट है A11, और बेटा पहला एलिमेंट आया A11 मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर ऑफ A11। अब आपको समझ में आया A11 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, Aij का कोफैक्टर, ये कोफैक्टर है, इसका मतलब ये होता है -1 की पावर i प्लस j, है ना, और इनटू में Mij, ये हमारा तरीका होता है निकालने का, एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। m कैसे निकालते हो बताइए जाता। उसके बाद प्लस करेंगे, फिर सेकंड वाला एलिमेंट लेंगे, वो क्या दे रखा है A12, और उसके साथ सेकंड वाले एलिमेंट का कोफैक्टर लेंगे। कोफैक्टर कैसे लेते हैं, ये कैंसिल, साइन चेंज करो और इसे सॉल्व करो, है ना, ये तरीका मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला एलिमेंट लेंगे, ये रहा। उसके बाद प्लस करेंगे A13 और उसके बाद A13, सॉरी, सही है ना। अगर मैं इन तीनों को जोड़ने में कामयाब हो जाता हूं तो मैंने इवेल्युएट कर दिया, जो 4.1 एक्सरसाइज में किया था। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स और कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आपका इवेल्युएट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि आप इसको भी लेके चल सकते हो, इसको भी, कोई साइन वाइन चेंज नहीं करना। जो मैंने आपको डिटरमिनेंट में सिखाया था ना कि साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ऐसा जरूरत नहीं। ये प्लस माइनस प्लस होते क्यों है, क्योंकि यहां से होते हैं। फिलहाल यहां पर तो डायरेक्टली कर देंगे, आपको सारे निशान प्लस के लगाने, ठीक है। तो ये बात इन्होंने समझाई है, देखो ये बात कहां समझाई है, ये बात यहां समझाई है रिमार्क में। क्या समझाया है मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। जो ऊपर एग्जांपल था उन्होंने कहा उस एग्जांपल में एक्सपेंड करके दिखाओ बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट। एग्जांपल 21 R1 से एक्सपेंड करके दिखाओ। तो पहले देखो इन्होंने क्या किया, ये देखो यहां पर लिखा है R1 का क्या एलिमेंट, और ये क्या लिखा है, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, माइनर ऑफ A11। फिर उसके बाद A12, है ना, R1 का दूसरा एलिमेंट। फिर उसके बाद क्या लिखा है, कोफैक्टर ऑफ A12। फिर उसके बाद ये लिखा है एलिमेंट A13। फिर उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A13। और जो सॉल्व करके लिखा है बेटा, देखो कंक्लूजन जो आया वो मैंने अभी भी आपके सामने लिख के दिखाया था। ये फर्स्ट रो का इवेल्युएट किया है, सेकंड रो थर्ड रो किसी को भी इवेल्युएट किया जा सकता है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो यहां पर इसने क्या लिखा है उस बात को भी मैं यहां पर क्लियर कर दूं। इसने लिखा है सम ऑफ द, क्या लिखा है देखो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ R1 विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। जिस जो एलिमेंट ले रहा हूं उसी का कोफैक्टर भी लेना है, दिस इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। कहते हैं सिमिलरली, कहते हैं डेल्टा कैन बी कैलकुलेटेड बाय द अदर 5 वेज ऑफ एक्सपेंशन, दैट इज R2 से भी एक्सप्रेस हो सकता है, R3 से भी आप इवेल्युएट कर सकते हो, C1 C2 C3 कहीं से भी आप इसे इवेल्युएट कर सकते हो। हेंस डेल्टा का मतलब क्या है, यहां पर डेल्टा का मतलब है सम ऑफ द प्रोडक्ट,
सम का मतलब जोड़, ऑफ द प्रोडक्ट मतलब गुणा करके जोड़ना है, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, यानी कि आप किसका प्रोडक्ट करेंगे कि एलिमेंट्स का करेंगे किसी भी रो का और उनके कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट करने के बाद उसे जोड़ देंगे। अभी मैंने तरीका बताया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत आसान होगा। अभी तो मैं सिर्फ इसलिए एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी में क्या लिखा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चे कर नहीं पाते, और एक्सरसाइज में भी नहीं दे रखी है बात, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ लेते हैं। कहते हैं इफ एलिमेंट्स ऑफ रो, ये भूल जाइए ये लिखा हुआ है, रो देख लेते हैं पहले, है ना, एक एक करके पढ़ते हैं, हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑफ इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो, एक रो का एलिमेंट आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, देयर सम इज 0। क्या समझ में आया? देखो मैं रिपीट करता हूं, देखो अभी मैंने आपको बताया था इवेल्युएट करके आंसर निकलता है, उसे हम डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट। तो देखो यहां पर a11 लिया है, यानी कि r11, जब r की बात करते हैं r1 r2 r3, तो मैं जब बात करूंगा r1 r2 r3 की, तो देखोगे आप गौर से, तो यहां पर संख्या होगी r1 के अंदर, तो लिखा है a11, देखो यहां पर a11। लेकिन जो यहां पर कोफैक्टर लिया है ना, ये a21 का लिया है। a21 का मतलब क्या होता है पता है? a21 का मतलब होता है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करके ये और ये चार संख्या ली है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने एलिमेंट तो लिया है किसी और का और कोफैक्टर लिया है कोई और, फिर उसी रो का एलिमेंट लिया है अगला, a11 के बाद 1 2 फिर 1 3, देख सकते हो आप गौर से, यहां पर क्या लिखा है a11 फिर a12 फिर a13, लेकिन कोफैक्टर्स अलग ही ले रहे हैं हम, a21 a22 a23, यानी कि किसी एक रो या किसी भी एक कॉलम का एलिमेंट लेंगे, लेकिन जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट्स हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग सॉरी क्या नाम है कोफैक्टर है, वो नहीं लेंगे। अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर जो निकालेंगे ना वो 0 आएगा हमेशा। अब ये क्या बात हो रही है इसको समझाता हूं मैं क्वेश्चंस के थ्रू। देखो एग्जांपल 22 कहता है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। अब इसके एलिमेंट्स को निकालना है कैसे? देखो आपको क्या दे रखा है, आपको सबसे पहले तो आप लिख लीजिए यहां पर a, लेट कर लीजिए a, और a की वैल्यू दे रखे डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 और 5 6 0 और 4 1 5 और माइनस का 7। ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक करके वैल्यूज निकाल रहा हूं। जैसे कि पहले मैंने निकाला M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, देखो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, डिलीट। चार संख्या आपके सामने दिख रही है, तो उस चार संख्या को ऐसे लिखेंगे 0 4 5 माइनस 7। बहुत सिंपल है, सॉल्व करेंगे इसे। सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत सिंपल तरीके से, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा माइनस का, फिर 5 4 20 होता है, देन फाइनल आंसर -20 आ गया, एंड दिस इज द माइनर M11। ओके, उसके बाद M12 की वैल्यू निकालते हैं। M12 में क्या करेंगे भाई, फर्स्ट रो तो पहले से ही डिलीट था, और फर्स्ट कॉलम की जगह अब की बार सेकंड कॉलम का नाम ले लेते हैं। देखो ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करने के बाद चार संख्याएं बचेंगी आपके सामने, और वो संख्या क्या है 6 4 1 -7, 6 4 1 -7। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 माइनस का 42 माइनस का 4 एकम 4, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 46। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, M12 निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट रो एंड M13, तो M13 में क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट कर दीजिए। देखो फर्स्ट रो तो आपके सामने है ये, और थर्ड कॉलम जो है वो ये है, कॉलम है ना, तो आपके सामने 6 अलग अलग एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स दिखते हैं। वो क्या है 6 0 1 5, और इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 5 30 होते हैं -0, यानी कि आंसर 30 आ गया। इसी तरीके से आप निकालेंगे M के बाद क्या नाम है 2 1, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, जैसे कि मैंने फर्स्ट रो के साथ करा है, ऐसी जल्दी से आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये सेकंड रो है देखो, और ये फर्स्ट कॉलम है, डिलीट कर देना है, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास -3 5 5 माइनस का 7, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 या 21 माइनस का 5 5 25 माइनस का 4। आगे बढ़ेंगे तो M22 निकालेंगे, तो M22 कितना आ जाएगा, M22 आ जाएगा आपके सामने कितना, यहां पर आप सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो आप देखेंगे गौर से, तो ये हो जाएगी आपके पास वैल्यू, सेकंड रो तो आपके पास सिलेक्टेड है ही, अब सेकंड कॉलम और कर देंगे डिलीट,
तो ये चारों संख्या दिख रही है, इन चारों संख्याओं को लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी इसमें एग्जाम्पल्स दे रखा है, तो एग्जाम्पल दे रखा है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हम इस एग्जाम्पल को रीड कर लेते हैं एक बार। तो एग्जाम्पल में देखो आपके सामने है, ये इधर देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये दे रखा है आपको डिटर्मिनेंट, और इसका M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, और उसके बाद दे रखा है आपको आगे ये रहा M32 एंड M33। सही है ना, बहुत सिंपल है, कोई ऑब्जेक्शन है आपको नहीं होना चाहिए इसमें। अब आपको क्या करना है, आपको इसका कोफैक्टर निकालना है। तो बेटा कोफैक्टर कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। देखो मैं आपको बताता हूं। एक तो ये तरीका है कि -1 की पावर 1+1 कर दो, तो जो चीज यहां पर नेगेटिव का 20 था और वो चीज क्या रह जाएगी, नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो हो जाएगी पॉजिटिव का 1 और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 20, तो फाइनल माइनस का 20 आ जाएगा। जब आप इसे देखेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 1, और ये क्या दे रखा है माइनस का 46, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कई सारे तरीके हैं, मैं आपको दो अलग अलग तरीके बताता हूँ। पहला तरीका आप क्या करेंगे, देखो 1 और 1 देखेंगे, 1 और 1 कितना होता है, 1 और 1 को ऐड करेंगे, 1 और 1 ऐड करेंगे तो इवन आएगा। इवन आएगा तो साइन नो चेंज, माइनस का 20 का कोफैक्टर करते वक्त -20 रहेगा, साइन नो चेंज, इवन पे साइन नो चेंज। फिर 1 और 2 कितना होता है, 1 और 2 होता है 3, 1 + 2 = 3। 3 का मतलब ओड नंबर, अगर ओड नंबर है तो साइन चेंज होंगे, यानी माइनस का 46 का हो जाएगा प्लस का 46। फिर 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 होता है। तो 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो साइन नो चेंज, 30 का 30 रहेगा। फिर उसके बाद 2 और 1 कितना होता है, ये 2 और 1 3 होता है, 3 एक ओड नंबर है तो -4 का प्लस का 4 हो जाएगा, साइन चेंज, प्लस का 4 होता है तो माइनस हो जाता, ठीक है ना। फिर 2 और 2 कितना होता है, ये 4 होता है, और 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो साइन नो चेंज, माइनस का 19 ऐसे ही रहेगा। 2 और 3 कितना है, 2 और 3 5 होता है ना, 2 + 3 5, तो 5 एक ओड नंबर है तो 13 का हो जाएगा माइनस का 13। तो आपको समझ में आया कि इवन पे साइन चेंज नहीं होगा और ओड पे साइन चेंज हो जाएगा, इतनी सी बात याद रखनी है। कई स्टूडेंट इसे ऐसे याद कर लेते हैं, अगर ये तरीके से लिखा हुआ है और 3/3 है, याद रखना 3/3 में ये फॉलो होता है, तो उससे वो ऐसे बोलते हैं, कहते हैं नो चेंज, नो चेंज, यहाँ पर चेंज, फिर नो चेंज, फिर उसके बाद चेंज, फिर नो चेंज। समझ में आती बात, कहां पर नो चेंज कर रहे हैं, यहां पर जो मैं सर्कल लगाया है तो चेंज करने के बाद आया, कर यहां रहे हैं। देखो मैं यहां बता देता हूं, यहां पर ये रिपीट करते हैं, यहां पर देखिए ये जो माइनर आया है इसमें क्या बोलेंगे, नो चेंज, यानी यही रहेगा, इस पर चेंज कर देंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद नो चेंज, यही रहेगा, उसके बाद चेंज कर देंगे, यानी कि नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। फिर नो चेंज, ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद चेंज कर देंगे, यानी पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से समझ में आया आपको, माइनर और कोफैक्टर समझ में आ गए। अब आपको क्या कहता है, जब ये निकाल लोगे उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, देखो माइनर निकालना, कोफैक्टर कहता है वेरीफाई करके दिखाओ कि ये संख्या 0 है। देखो मैंने क्या बोला अभी आपको, मैंने बोला इसको अगर मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना होता, सपोज कर लेते हैं इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या तरीका होता है, इवेल्युएट कैसे करते हैं। जो मैंने तरीका आपको बताया था 4.1 एक्सरसाइज आपने जरूर करी होगी, तो उसमें क्या निकाला है और कैसे, देखो आप लिखेंगे इवेल्युएट, इवेल्युएट डेल्टा, इसको इवेल्युएट करेंगे, कैसे करेंगे, आप लिखेंगे A11, A11 है ना, इवेल्युएट डेल्टा फ्रॉम R1, R1 से इवेल्युएट करते हैं, प्लस का, याद रखना अभी निशान कुछ बदलेंगे ही नहीं, प्लस का A12, फिर उसके बाद A12 प्लस का A13, A13। अब जरा गौर से देखो इसकी वैल्यू क्या है, A11 का मतलब पहला ये वाला एलिमेंट यानी कि 2 लिखेंगे, फिर A11 का मतलब ये इसका कोफैक्टर माइनस का 20 लिखेंगे, फिर A12 का मतलब माइनस का 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद कैपिटल वाले 12 का मतलब, कैपिटल वाले 12 मतलब 46 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, A13 का मतलब 5 आ जाएगा, एंड देन यहां आ जाएगा 30। तो फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 40, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 × 18 हासिल का 1 और 4 × 12 और 1 13 माइनस का आएगा, और उसके बाद आएगा प्लस का 5 × 15 150। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस का 178 प्लस का 150, और सॉल्व करेंगे तो माइनस का 38 इज द 28, सॉरी 8 का 8 आ गया, 7 में से 28, माइनस का 28 इज द फाइनल आंसर, एंड दिस इज इवेल्युएट, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपने इसे किस तरीके से किया था 4.1 के अंदर, आपने यहाँ प्लस लिखा था, यहाँ माइनस लिखा था, यहाँ प्लस लिखा था, लिखा था नहीं लिखा था, फिर उसके बाद आपने इसे 2 लिखा था, देखो जरा गौर से, आपने ऐसे लिखा होगा 2, फिर उसके बाद आपको कहा गया था कि ये कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आ जाएगा 0 4 5 और -7, फिर उसके बाद आपने माइनस का 3, और माइनस तो ऑलरेडी है तो माइनस का 3 इस तरीके से लिखा था, फिर उसके बाद इसका माइनस लिखे थे, ये कैंसिल होने के बाद 6 4
6 4 1 -7। फिर उसके बाद आपने लिखा था प्लस का 5 और ये कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 6 0 1 5। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर माइनस का 28 ही आएगा। ये देखो यहां पर ये साइन नो चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन नो चेंज, और यही केस तो यहां पर भी बताया है। ठीक है, तो तरीका वही चीज का क्वेश्चन कर रहे हो, बस तरीका बदल गया है। अब यहां पर जो मैं बोलना चाहता हूं वो ये कि अगर हम किसी भी रो को ले रहे हैं, अगर उसी का कोफैक्टर लेंगे तो फिर वो डिटर्मिनेंट इवेल्युएट हो जाएगा। क्या बोला मैंने कहा किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि मैंने ये वाला कॉलम लेना है, ये वाला, इस वाले कॉलम से इवेल्युएट करना है, लिखेंगे इवेल्युएट C2। तो C2 के अंदर देखो ये वाला नंबर क्या है, ये वाला नंबर आपके सामने है, ये क्या आपके पास 1 2, ए पहले छोटा वाला लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 ऐसे, A12 और A12 प्लस, फिर उसके बाद ये क्या है भाई 2 2, A22 और A22 प्लस, फिर ये क्या दे रखा है 2 3 3 2, सॉरी ये है 1 2 2 2 3 2, मिल जाएगा आपके पास A32 और A32। अगर ऐसा करेंगे तो आंसर आएगा 28 माइनस का, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैंने जिसकी रो ली है उसी की कॉरस्पॉन्डिंग रोज या कॉलम नहीं ली है तो फिर आंसर हमेशा 0 आता है। जैसे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो अब गौर से देखिए, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। देखो क्या लिखा है A11 की जब बात करेंगे तो A11 कहां है भाई हमारे क्वेश्चन में, ये रखा है 2, है ना, ये एलिमेंट की बात हो गई ना, एलिमेंट। फिर उसके बाद A31 की बात कर रहा है, 31 का मतलब कहां है भाई 31, देखो गौर से देखो 31 का है, यहां पर मिलेगा आपको 31, ये रहा 31, ये रहा, ठीक है ना, माइनस का 12 दे रखा है, फिर प्लस का निशान, फिर उसके बाद A12 मतलब कि ये वाला एलिमेंट, यानी कि आपको माइनस का 3 दे रखा है, फिर दे रखा है A32 का मतलब कौन सा एलिमेंट है भाई, यहां देखिए ये रहा 32, ये रहा आपके सामने 32 22, है ना, फिर उसके बाद ये लिख देंगे आप 22 लिखने के बाद क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, A13 का मतलब हो गया 5, ये आ गया 5, फिर उसके बाद कहता है A33, तो 33 का एलिमेंट भी कहां मिलेगा आपको कोफैक्टर का, ये देखिए ये रहा आपके सामने, और वो है 18, है 33 का एलिमेंट, तो यहां पर लिख देंगे 18। तो फाइनली इसे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 24 आएगा, और माइनस का आएगा 66, और प्लस का आएगा आपके पास 5 5 8 40 का 0, हासिल का 4, 5 5 4 9। तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि अगर यहां पर ये संख्या एलिमेंट और कोफैक्टर अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो आंसर हमेशा 0 आता है। ये जेई के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर में आया था, जेई मेंस में, और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे कि सर इसका क्या आंसर है। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक जो भी बताया वो कंप्लीट कर दिया, माइनर और कोफैक्टर। अब एक्सरसाइज बहुत छोटी है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि एक्सरसाइज 4.4 के अंदर पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, आपको यहां पर लेट कर लेना है ए, या डेल्टा भी मान सकते हो। 2 माइनस का 4 0 और 3 लिख दिया आपने, ओके, या इसे डेल्टा लिख लो, क्योंकि ए से आप रिप्रेजेंट करोगे क्या, कोफैक्टर। फिलहाल आपने लेट कर लिया, तो देखिए आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो पहले लिखिए M11, फिर लिखिए M12, फिर लिखिए M13, सॉरी M13 तो है ही नहीं, M21 आएगा, M21, फिर उसके बाद लिखिए M22। इतना काम कर लिया, ये तो बहुत आसान है, इतने एलिमेंट्स हैं। अब देखिए M11 का मतलब क्या होता है, M11 मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, बचा कितना 3। M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, अब की बार सेकंड डिलीट, तो बचा कितना 0। और उसके बाद चलते हैं आगे, आगे है आपके पास M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, बचा कितना माइनस का 4। फिर M22 यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, बचा कितना 2। तो माइनर लिखेंगे आप इस तरीके से, आप लिखेंगे माइनर ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 3 0 -4 2, एंड दिस इज द आंसर। अब कहता है कोफैक्टर निकालिए, तो आप कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे A11 में क्या लिखेंगे आप बहुत सिंपल सा काम करेंगे, आप इसे देखेंगे, एक और एक कितना होता है 2 होता है, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 जो आएगा वो क्या दे रखा है आपको, इवन नंबर दे रखा है, 2 एक इवन नंबर होता है, तो साइन नो चेंज यानी कि 3 का 3 रहेगा। फिर उसके बाद
A12, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 3। 3 एक ओड नंबर है तो साइन चेंज, जीरो का हो जाएगा -0, लेकिन जीरो के साथ माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद दे रखा है A21, A21 मतलब कि 2 + 1 3 होता है, 3 होता है तो इसका मतलब साइन चेंज, -4 का क्या बन जाएगा, 21 में ये हो जाएगा प्लस का 4। फिर उसके बाद A22, A22 का मतलब क्या हो गया, 2 और 2 कितना होता है 4, 4 मतलब इवन नंबर, साइन नो चेंज, तो यहां पर लिख देंगे कोफैक्टर ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 3042 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है कि कैसे माइनर और कोफैक्टर्स निकालेंगे। ये सेकंड पार्ट जो है ये आप अभी करिए, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से करके दिखाएं। देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी है, सेकंड पार्ट भी है, तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बता देता हूं, सेकंड वाला पार्ट आप खुद से करेंगे। पूछ रहा है माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आप सबसे पहले तो डेल्टा लेट कर लीजिए। क्या दे रखा है डेल्टा में, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब इसको क्या करेंगे, हम माइनर निकालना है, तो माइनर कैसे निकलेगा, देखो मैं बता देता हूं, माइनर ऑफ डेल्टा कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे M11, फिर लिखेंगे M12, फिर लिखेंगे M13, फिर लिखेंगे M21, फिर लिखेंगे M22, फिर लिखेंगे M23, फिर लिखेंगे M31, फिर लिखेंगे M32 और फिर लास्ट में लिख देंगे हम M33। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है। अब M11 की बात हो रही है, यहां पर M11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट। देखो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम डिलीट है, चार संख्या दिख रही है आपको ये वाली। अब इन चार संख्या में मल्टीप्लाई कराइए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना आएगा 1, माइनस का इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना आएगा 0, आंसर कितना आया 1, सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या दे रखा है, अगले वाले नंबर पे आ जाते हैं। कहता है आपसे M12, तो 12 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट, हटा ही दो बिल्कुल, चार एलिमेंट्स अभी भी दिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 0 की 1 में तो कितना आएगा 0, फिर माइनस का निशान, 0 की 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, आंसर 0 आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या दे रखा है अगले वाले नंबर पे, ये दे रखा है M13, 13 का मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट, चार संख्या अभी भी दिख रही है, इन चारों संख्या में देखो पहले राइट पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 0, माइनस फिर लेफ्ट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद M21 की बात कर लेते हैं, तो M21 देखे पहले ढूंढते हैं कहां पर मिलेगा M21, ये है आपके पास सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम जब आप डिलीट कर देंगे तो चार संख्या आपको अभी भी दिख रही है। आप 0 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो कितना आएगा 0, माइनस इस 0 की मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे कितना आएगा 0, आंसर 0 आया। फिर उसके बाद M22 निकालेंगे, तो M22 कैसे निकलेगा भाई, M22 भी सोचिए जरा कैसे निकलेगा, ये है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट, तो चार संख्या अभी भी दिख रही है तो मेरे को मल्टीप्लाई करा देनी है तो कितना आ जाएगा 1, माइनस का यहां मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, फाइनल आंसर 1। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे हमारे सामने क्वेश्चन कौन सा बनता है, आगे क्या बनता है माइनर का कॉन्सेप्ट 2 3, 2 3 का मतलब क्या हो गया, 2 3 का मतलब हो गया सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट, सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, यानी पर 0 माइनस 0, आंसर आ गया 0। उसके बाद 3 1, 3 1 कहां मिलेगा भाई हमें, 3 1 भी ढूंढ लेते हैं, ये देखिए हमारे पास है 3 1, ये है आपके सामने थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये चार संख्या दिख रही है आपको, चार एलिमेंट्स, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, माइनस का इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो अनदर 0 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद 3 2 की बात कर रहे हैं, 3 2 की बात कर रहे हैं, तो 3 2 की बात करेंगे तो क्या होगा, ये थर्ड रो है और ये सेकंड कॉलम है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, आंसर 0। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम और थर्ड रो और थर्ड कॉलम की बात होगी, यानी 3 3 की बात होगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, ये चारों में से पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 1 माइनस का 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही होता है, तो आप लिख देंगे इसे कितना 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके सामने जो आया है, ये आपके सामने आया है को माइनर। अब इसका कोफैक्टर निकालना है, ध्यान से समझना, कोफैक्टर देखो A11 से रिपीट करते हैं हम कोफैक्टर, आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं, माइनर निकल चुका है, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आता है 2, 2 एक इवन नंबर है तो साइन नो चेंज, ये 1 का 1 लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद A12 का मतलब हो गया, 12 मतलब कितना होता है 3, 3 एक ओड नंबर है, 0 का 0 ही रहेगा। ऐसे ही A13, ये 1 और 3 कितना होता है 4, 4 एक इवन नंबर है, नो चेंज, 0 का 0 ही रहेगा। 2 1 का मतलब कितना होता है 3, 3 मतलब साइन चेंज,
तो इसका मतलब 0 ही रहेगा, साइन चेंज करने के बाद भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। फिर उसके बाद 2 2 का मतलब क्या होता है, इवन नंबर मतलब कि 1 के साइन चेंज कर देंगे, नो चेंज होगा कि इवन नंबर में साइन नो चेंज होता है, तो 1 का 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद 2 3 का केस ले लेते हैं, A23, तो कितना आ जाएगा ये आपके सामने, ये आ जाएगा 0। फिर उसके बाद A31, ये कितना आ जाएगा 0। फिर उसके बाद A32 इज इक्वल टू 0। फिर A33 लास्ट आएगा, तो A33 की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास इवन नंबर है तो 1 का 1 ही रहेगा। तो यहां पर माइनर भी वही आएगा फिलहाल, तो माइनर ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 0 1, यह आ जाएगा आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और कोफैक्टर भी यही आएगा ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आपने समझ लिया कैसे माइनर और कोफैक्टर निकलता है। एक क्वेश्चन मैंने कराया, वीडियो को पॉज करें और सेकंड वाला क्वेश्चन जो इसका है, ये वाला जो पार्ट है, ये खुद से करके दिखाए। पिछली बार तो 0 बहुत सारे दिख गए, अब की बार नहीं दिखेंगे, करके दिखाए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की जब बात करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यूजिंग कोफैक्टर्स। अब याद रखना कोफैक्टर्स क्या होता है, आपको समझना होगा। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स हैं कैसे निकलते हैं, ए आई जे की बात कर रहा है, इनका यूज करना है और सेकंड रो के हिसाब से चलना है और इवेल्युएट करना है। अब देखो आपको थर्ड क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं। यहां पर ये थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, 5 3 8 2 0 1 1 2 3। अब आपको क्या करना है, सेकंड रो की बात कर रहा है, जिसकी बात कर रहा है, अगर वो नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकंड रो की बात कर रहा है, तो ये है सेकंड रो। आपको इवेल्युएट करना है, और इवेल्युएट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं लिखूंगा ये वाला 2, लिख रहा हूं मैं यहां पर इवेल्युएट सेकंड रो। तो पहले तो लिखूंगा 2, ये वाला 2 है ना, और फिर उसके बाद लिखूंगा इसी को डिलीट करने के बाद, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद जो बचता है वो क्या बचता है, वो बचता है आपके सामने चारों संख्या। तो इस चारों संख्या को लिखूंगा यहां पर इस तरीके से, यहां लिख दूंगा 3 8 2 3। लेकिन साथ साथ ये भी मुझे लिखना पड़ेगा कि ये ऑर्डर कौन से नंबर पे है। तो मैंने कहा कि या तो आप इसे वो लिखेंगे -1 की पावर i प्लस जे, यहाँ पे ऐसा ना लिख के ऐसा लिखें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। क्या बोला मैंने, दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि या तो आप डायरेक्ट उस तरीके से निकालें जो अभी मैंने तरीका बताया आपको कि -1 की पावर समथिंग समथिंग करके, या फिर आप प्लस माइनस वाली कॉन्सेप्ट्स को याद कर ले। ये आसान ज्यादा है तो बच्चे इसे याद कर लेते हैं, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं, यहां लिखिए प्लस माइनस प्लस, फिर उसके बाद प्लस के बाद क्या आता है, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस माइनस प्लस, ऐसे लिख लिया हमने अपनी तरफ से। तो मुझे क्या लेना था, मुझे सेकंड रो लेना था, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो यहां पर 2 माइनस का है कि नहीं है, तो मैं यहाँ 2 के आगे माइनस लिख दूंगा। फिर उसके बाद 0 प्लस का है कि नहीं है, तो मैं प्लस का 0 लिखूंगा। और उसके बाद क्या लिखने वाला हूं मैं, उसके बाद मैं 0 लिखा है तो 0 से रिलेटेड, यानी कि फर्स्ट सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर दूंगा, 5 8 और 1 3। बाकी सब संख्या निशान चेंज नहीं करते, बस ये वाले निशान चेंज करते हैं, 1 है ना, ये वाला ध्यान रखना। और अच्छा इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है आपको, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट। तो संख्या क्या लेनी है, -1। देखो मैं गौर से दिखा देता हूं आपको नहीं देखा होगा, ये -1 लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे -1, और उसके बाद क्या लिखने वाले हैं आप, उसके बाद ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा 5 3 1 2। देखो इवेल्युएट कैसे करा है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको पहले भी कराया जा चुका है। अब बस कैलकुलेशन करिए और आंसर पाइए। जैसे -2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 9, माइनस का 8 दूनी 16 16, प्लस का तो 0 ही हो जाएगा। फिर -1, 5 दूनी 10, माइनस का 3 एकम 3, सॉल्व करेंगे तो -2, और ये आ जाएगा आपके पास 18 और 9 16 और 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -7, -1 मल्टीप्लाई बाय 7। तो फाइनली यहां आ जाएगा 7 2 जा 14, -7 7 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर मैच करिए, अगर आंसर सही आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप खुद करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो मुझसे पूछिएगा। जिस स्टूडेंट्स ने बैच ज्वाइन कर रखा है वो स्टूडेंट्स को तो लाइव क्लास में मैं इसे बता दूंगा, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है पहले वो बैच ज्वाइन करें, देन इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा इसमें क्या गड़बड़ी होती है बच्चों, ठीक है।
फिलहाल इसको खुद से ट्राई करोगे। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स की बात मैंने बताई थी, जैसे मैंने कहा बस थर्ड कॉलम को इवेल्युएट करना है। थर्ड कॉलम मतलब ये आप लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, यानी कि संख्या के सामने इसके सामने प्लस लिखेंगे, इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, और बाकी आपको मैंने तरीका अभी बता दिया है। आंसर निकालिएगा और मैच करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन और फिनिश कर देते हैं इस कंप्लीट एक्सरसाइज को। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है, आपके सामने एक दे रखा है डिटर्मिनेंट, कहता है ए आई जे, जो कैपिटल ए आई जे इज अ को फैक्टर ऑफ ए आई जे। ठीक है, बात समझ में आती है। स्मॉल वाला जो है वो एलिमेंट है और कैपिटल वाला जो है वो को फैक्टर है। कहता है आपको बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन जो है वो वैल्यू निकालेगी। तो मैंने आपको क्या बताया, एक ही कंडीशन वैल्यू निकालेगी कि जो एलिमेंट लिया है वही को फैक्टर लेना है। तो ऐसा सिर्फ डी वाला केस है, देखो एलिमेंट ए आई जे तो को फैक्टर भी आई A11, फिर उसके बाद एलिमेंट A12 तो कोफैक्टर भी A12, एलिमेंट A13 कोफैक्टर भी A31। तो अगर तीनों के तीनों जो एलिमेंट लिया वही कोफैक्टर लिखेंगे तो वैल्यू आएगी। और अगर ऐसा नहीं करते, जैसे बी वाले केस में, ए वाले केस में, सी वाले केस में, देखो A11 है या 31 है, या 21 है या 11 है, या 11 तो ठीक है, यहां पर गड़बड़ देखो 12 और 21। तो अगर ऐसा किसी और केस में भी लेते हैं हम अलग अलग, कोई मतलब एलिमेंट किसी और का लिया और कोफैक्टर किसी और का लिया, तो तब हमारा आंसर 0 ही आता है, वैल्यूज नहीं आती है। वैल्यूज सिर्फ डिटरमिनेंट की इसी से आती है। तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिए 5 क्वेश्चंस तक, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए भी दिए हैं। ऑफ कोर्स उसमें डाउट आएगा, तो डाउट कैसे सॉल्व होगा उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, अगली एक्सरसाइज पर चलेंगे हम, नेक्स्ट क्लास पर हम चलेंगे, ठीक है ना। और जब ये कंप्लीट आप कर लेंगे तब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको डेफिनेटली बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।